ओके, तो अभी हम जो है डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में आज हम अभी हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला की। सेकंड हम पढ़ेंगे मेथड्स टू डिटरमाइन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है कि इट इज सिंपलेस्ट फार्मूला, it is a formula that represents simplest ratio and type of atoms। इसमें simplest whole number ratio और type of atoms हमें पता चलते हैं। और molecular formula क्या होता है, represents actual number and type of atoms, just like glucose C6H12O6। now this is molecular formula of glucose। बट जब इसका empirical formula हम देखते हैं तो empirical formula में इसका simplest ratio होता है। तो सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, 6, 12 और 6, इसका रेशो होगा 1:2:1। तो 1:2:1। नाउ दिस इज सिंपलेस्ट रेशो। तो उसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा दैट इज CH2O। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अच्छा, तो अब इन दोनों फार्मूलाज का जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। एन कोई भी होल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। तो 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। जब वो नंबर मल्टीप्लाई होता है एम्पेरिकल फार्मूला के साथ तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। अच्छा, तो इसमें अगर हम देखें कुछ एग्जांपल्स हमें दी गई हैं जो सॉल्व करने के लिए। तो एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है। एम्पेरिकल फार्मूला हमें गिवन है दैट इज CH3O, और इसका हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का कितना है, 62। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला अगर हम देखें तो कंपाउंड का क्या था, CH3O। एम्पेरिकल फार्मूला इसका था CH3O इन टू एन। एन इसके साथ मल्टीप्लाई। अब एन की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है, एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ये जो गिवन है, और डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है CH3O, इसका मास फाइंड करना है। तो कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का मास है 3, और ऑक्सीजन का मास है 60। ये टोटल हो जाएगा 31। नाउ 62 डिवाइडेड बाय 31, तो 62 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, डिवाइड बाय 31 तो इसका आंसर आएगा 2। तो 2 इसका आंसर आया, तो इट मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो CH3O, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2। जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, सी के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा C2। और 3H3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो H6 हो जाएगा। और O के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो O2। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या था इसका, CH3O। अब इस N की वैल्यू क्या थी, 2। तो 2 कार्बन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो C2। हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो H6। ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो O2। नाउ दिस वुड बी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C2H6O2। ये इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसमें हमें इंपेरिकल फार्मूला गिवन था, एन की वैल्यू फाइंड की। एन की वैल्यू कैसे फाइंड की, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास, इसका जो मास है हम निकालेंगे इंपेरिकल फार्मूला से। ठीक है। अच्छा, तो ये तो था जब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड किया। जब हमें क्या गिवन था, एम्पेरिकल फार्मूला गिवन था, एम्पेरिकल फार्मूला और उसका मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, तो अब हम
जो है मेथड सीखेंगे। क्या मेथड होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल किया उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन किया, हमें गिवन क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हमें स्टेप्स पता होने चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट कैसे पता चलती है हमें, कि मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मास गिवन होता है और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है उसका मोलर मास, और मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला से हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट मिल जाती है। तो जितने भी एलिमेंट्स हो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, तो इन दोनों एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन हम इस फार्मूला से डिटरमाइन करेंगे। सेकंड जो उसका स्टेप है, इन सेकंड स्टेप ग्राम एटम। ग्राम एटम्स कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। फर्स्ट स्टेप में हमें परसेंटेज मिल जाएगा, उसको डिवाइड करना है एटॉमिक मास के साथ। उसके बाद डिटरमाइन एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड करना है, कि जब हमें ग्राम एटम्स मिलेंगे सेकेंड स्टेप में, वो ग्राम एटम्स हम लीस्ट ग्राम एटम्स के साथ डिवाइड करेंगे। लीस्ट ग्राम एटम के साथ फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक रेशो। अब एटॉमिक रेशो क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, 1 या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए। अगर ये होल नंबर में नहीं है तो फिर हम, जैसे 2.5 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 5। अब होल नंबर में हो गया तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। अगर आंसर होल नंबर में आ रहा है तो फिर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हमें ये जो एटॉमिक रेशो मिल जाएगा, ये एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाएगा हमें। और फिर एम्पेरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एन। जो पहले हमने एग्जांपल की, उसी एग्जांपल से हम वैल्यू ऑफ एन जो है वो कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर कन्वर्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में। एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम इसकी एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन कैसे करते हैं उसका मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बाय कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस क्या होता है, जिसमें कंपाउंड को कंबस्ट करके उसका मास कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो कोई भी ऑर्गेनिक एलिमेंट है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो बर्निंग से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। नाउ, अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास कैलकुलेट करना है। मास कैसे कैलकुलेट करना है, तो इनको हम पहले तो हम इनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, जहाँ पर ये लिखा हुआ है इसका मेथड, कि वाटर जो है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ एब्जॉर्ब किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का हम पहले मास का कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो कंबस्शन हो रही है किसी कंपाउंड की, उसमें से वाटर जो रिलीज हो रहा है, वो वाटर मैग्नीशियम क्लोरेट में से पास होता है और वाटर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरेट का वेट बढ़ जाता है। तो जितना वेट बढ़ जाएगा मैग्नीशियम क्लोरेट का, वो वेट किसका होगा, ऑक्सीजन का, सॉरी वो मास होगा वाटर का। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैसे मेजर किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर से। तो कार्बन सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी हम वेट पहले मेजर करते हैं, फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट बढ़ जाता है, और जितना वेट बढ़ गया वो वेट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। अच्छा, तो ये कंबस्शन एनालिसिस का डायग्राम है। तो यहाँ पर ये कंबस्शन एनालिसिस होती है, इसमें इस चेम्बर में कंपाउंड कंबस्ट होता है, और यहाँ पर ये चेम्बर है वाटर एब्जॉर्बर। वाटर एब्जॉर्बर में मैग्नीशियम क्लोरेट होता है, ये याद रखना, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इसके, कि वाटर एब्जॉर्बर
कौन सा कंपाउंड होता है, दैट इज मैग्नीशियम क्लोरेट। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 50% सॉल्यूशन। अदर एलिमेंट्स इसमें से रिलीज हो जाएंगे, वो एब्जॉर्ब नहीं होते, सिर्फ दो एलिमेंट एब्जॉर्ब, दो कंपाउंड एब्जॉर्ब होते, और इन्हीं में से हम मास कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या है, एसिटिक एसिड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट्स है एसिटिक एसिड के। अब एसिटिक एसिड का जो सैंपल है जिसको हमने कंबस किया इस कंबसन चेंबर में, वो सैंपल था 4.24 ग्राम। और कंबसन होने से इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जो कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड चेंबर में मिला वो कितना मिला, 6.21। और जो वाटर मिला मैग्नीशियम क्लोराइड के चेंबर में, वो कितना मिला, 2.54। अच्छा, इस एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 60। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों फाइंड करने। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर। अच्छा, तो अभी हमने स्टेप्स पढ़े थे। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट में हम क्या फाइंड करते हैं, मास ऑफ फार्मूला होता है हमारे पास, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ सैंपल, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये फार्मूला है किस चीज का फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन करने का। अच्छा, तो कौन कौन से एलिमेंट थे, क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन था कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब सबकी परसेंटेज हमें फाइंड करनी है, सबकी अलग अलग फाइंड करनी है। सबसे पहले हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, परसेंटेज जो फाइंड करेंगे वो कार्बन की। फार्मूला क्या है, मास ऑफ कंपाउंड। कार्बन की परसेंटेज हम फाइंड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सैंपल, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास मिला हमें, वो क्वेश्चन में गिवन था 6.21। और उसके बाद जो है ये हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें मिला। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो है हम देखें जो मास ऑफ सैंपल था, जो एसिडिक एसिड का मास है वो 4.24 है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास है। मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ सैंपल, तो मास ऑफ कंपाउंड ये है, मास ऑफ सैंपल ये। मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का मास है वो 12 है, 12। और टोटल मास, इसका मोलर मास कितना है, 44। तो डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें मिल जाएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड, जो सैंपल हमने कंबस किया, ये हमें मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। सेकंड हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किस में से फाइंड करेंगे, वाटर में से। वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा था मैग्नीशियम क्लोरेट में, तो वाटर का कितना मास हमें मिला, 2.54। सैंपल का मास सेम है, जो सैंपल का मास यहीं पर था 4.24। तो फार्मूला क्या था इसका, मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा है, वाटर, मास ऑफ सैंपल, सैंपल कौन सा है, एसिडिक एसिड। यहाँ पर कंपाउंड था कार्बन डाइऑक्साइड, सैंपल कौन सा था, एसिडिक एसिड, सेम। अच्छा, और कंपाउंड कौन सा है, वाटर। अब वाटर में मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इसमें दो है तो 2 लिखा है हमने। वाटर का टोटल मास कितना है, 18, तो यहाँ पर 18 लिखा हमने, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी किसकी, ये मिल जाएगी हमें हाइड्रोजन की, और ये मिल गई थी हमें पहले कार्बन की। दोनों एलिमेंट की परसेंटेज हमें मिल गई, कार्बन हाइड्रोजन। नाउ क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि तीन एलिमेंट्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो जब दो एलिमेंट की परसेंटेज मिल गई, तो तीसरे एलिमेंट की परसेंटेज कैसे मिलेगी, 100 में से बाकी दो एलिमेंट की परसेंटेज क्या करेंगे, माइनस। तो ये थर्ड एलिमेंट की परसेंटेज मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेज कंपोजिशन हमने फाइंड कर ली। सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप इज फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स अगर हम देखें, तो ग्राम एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो ग्राम एटम पहले हम फाइंड करेंगे कार्बन के। कार्बन की परसेंटेज कितनी मिली हमें, 39.9 डिवाइडेड बाय 12।
तो उसके ग्राम एटम हो गए 3.325। हाइड्रोजन की परसेंटेज हमें मिली 6.625। इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 1। तो इसकी हमें इसका जो ग्राम एटम मिलेगा 6.625। और जो हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज मिली 53.4, इसको डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ, तो ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स मिलेंगे हमें 3.34। अब सबके ग्राम एटम्स मिल गए हमें। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमें करना है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो का फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो इन सब में से लीस्ट, ये तीन हमें ग्राम एटम्स मिल गए तीनों एलिमेंट के। लीस्ट सब में से कौन सा है? कार्बन। ये 3.32 है, ये 3.34 है। तो लीस्ट सबसे ज्यादा कौन सा है? कार्बन। अब एटॉमिक रेशो जब हम फाइंड करते हैं, तो एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए जो एटॉमिक रेशो हमें मिलेगा, ग्राम एटम्स जो हमें मिलेंगे, ये ग्राम एटम्स उसको डिवाइड करेंगे लीस्ट ग्राम एटम के साथ। तो कार्बन के ग्राम एटम से 3.325 और लीस्ट ग्राम एटम भी यही है, तो इसका आंसर आ गया 1। हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स जो है वो 6.65 और लीस्ट ग्राम एटम जो है वो 3.325 जो कार्बन का था उसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 2। ऑक्सीजन का ग्राम एटम है 3.34 और लीस्ट ग्राम एटम है 3.32, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ गया 1। अब ये हमें मिल गया इंपेरिकल फार्मूला। तो कार्बन का रेशो कितना आया? 1। हाइड्रोजन का रेशो कितना आया? 2। ऑक्सीजन का रेशो कितना आया? 1। तो इंपेरिकल फार्मूला जो है दैट इज CH2O। सी 1 है, 1 है सी, H2 है, H2 है, और O 1 है। तो दिस इज इंपेरिकल फार्मूला। ये हमें इंपेरिकल फार्मूला मिल गया। अब हम इसका जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे, तो हमने पहले एग्जांपल पढ़ी थी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमने पढ़ा कि एसिटिक एसिड का कितना था? 60। और इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है, इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है, ओके, एम्पेरिकल फार्मूला मास इसका होगा, ओके, एम्पेरिकल फार्मूला मास होगा इसका 30, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला हमें मिला CH2O। तो इसका मास होगा 12, इसका मास होगा 2 और इसका मास होगा 16। तो ये टोटल हो जाएगा, ओके, टोटल ये 16 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 30। ओके, तो 60 डिवाइड बाय 30, तो इसका एन की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हमने फाइंड करना है तो एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन, एन की वैल्यू 2 है। तो इसका आंसर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H4O2। नाउ दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड किया अभी? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये मेथड होता है जिससे हम फाइंड करते हैं इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, उसके बाद ये एक एग्जांपल है, और ये एग्जांपल भी सॉल्व्ड है, बट ये एग्जांपल आपने अभी ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके। जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े, फर्स्ट स्टेप में परसेंटेज हमने पढ़ा, कंपोजिशन, सेकंड स्टेप में हमने पढ़ा ग्राम एटम्स, थर्ड में हमने पढ़ा जो है वो एटॉमिक रेशो, और फोर्थ में हमने पढ़ा एन वैल्यू। तो इसमें एक एक स्टेप का एक एक एमसीक्यूज बन जाता है, एक एक स्टेप का एक एक एमसीक्यूज आता है। तो इसमें ये सारे जो है आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, यही स्टेप्स आप इसमें जो है वो फॉलो करके आप इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, और सेकंड आपने ये मुझे सेंड कर देने हैं, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि आपने जो है वो सॉल्व किए हैं, किस तरीके से सॉल्व किए हैं, या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है इसमें।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसका, इस चैप्टर के दो ही टॉपिक्स है। लिमिटिंग, ये हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उसके बाद होगा परसेंटेज यील्ड। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मोस्टली। टेस्ट में इसके क्वेश्चंस आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के, और जो है परसेंटेज यील्ड के। ठीक है, तो ये टॉपिक्स कल आप पढ़ लेना। बाकी जो है हम कल ये टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, और आपको मैंने स्लाइड सेंड कर दिए, और आप जो है इसकी एडवांस स्टडी कर देना। तो फिर आपको यहाँ पर जो है वो अंडरस्टैंडिंग सही होगी आपकी। ठीक है। जी, स्टेप्स आपके, एक एक स्टेप का एक एमसीक्यूज आता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन, तो उसमें मास गिवन होता है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर सेकंड स्टेप देना होता है, परसेंटेज हमें गिवन होती है, तो फिर मोल रेशो फाइंड करना होता है। अगर मोल रेशो गिवन हो तो फिर उसका हमें एन वैल्यू फाइंड करनी होती है। एन वैल्यू हमें गिवन हो तो फिर हमें क्या फाइंड करना होता है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसके चार पांच स्टेप्स थे। अगर मैं आपको क्वेश्चन इसके एमसीक्यूज दिखाऊं, तो एक एक स्टेप का एक एक एमसीक्यू बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। सही है। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल आपको बता दूं कि इसमें जो है, ओके, यहाँ पर होंगे सॉल्व क्वेश्चन कुछ। ठीक है, तो उसमें से आपने, ओके, ठीक है। अब देखें, इसमें हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चन। जैसे ये एक एमसीक्यू है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। तो अब ये एक स्टेप हो गया। ठीक है, उसमें उसके बाद जो है, अगर हमारे पास फार्मूला गिवन होता है, एम्पेरिकल फार्मूला, मोलर मास, तो उसका फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना होता है। सारे स्टेप्स एक साथ नहीं आते, पर एक एक स्टेप का एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर परसेंटेज हमें फाइंड करनी है, हमारे पास क्या गिवन है, मास। ठीक है, तो इसके अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं इसके इस तरीके से। ठीक है, तो ये आज जो है आपने लिमिटिंग रेशियो जो है और परसेंटेज यील्ड, ये टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। कल आप पढ़ के आना, तो फिर कल इसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सेकंड थर्ड फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, इसमें एक्सरसाइज भी है। ये जो दो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, ये आप प्रैक्टिस के लिए ये आप क्वेश्चंस सॉल्व करना। ये प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 1, ये उस पेज नंबर 15 पर है। ये दोनों आप सॉल्व करने। ठीक है। सर अभी ऑफ कर रहे हैं सर? जी जी जी। ठीक है सर, ठीक है सर, ऑफ कर देते हैं। ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके।